एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 90। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे जीके जीएस, जो आपके ग्रुप डी, एसएससी, जीडी, एसएससी, एमटीएस, साथ में बिहार फाइनल के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे, जिसमें कि हम 10 प्रश्न बायो, 10 फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री के देखेंगे, जो सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होंगे। और ये जो सारे वीवीआई क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनको मैंने इस वीडियो में सिलेक्ट किया। तो चलिए शुरू करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से, यहाँ पर आपको ये बताना है बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसमें जो है आपको ये बताना है कि बेरी बेरी रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है। तो अगर हम बेरी बेरी की बात करें कि किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये आपका विटामिन B1 की कमी से होता है। किसी कारण विटामिन B1 की कमी से होती है। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर विटामिन ए की हम बात करें कि विटामिन ए जो है, अगर विटामिन B1 की अगर बात करें कि इसका जो है केमिकल नाम क्या है, तो इसका हो जाएगा थायमिन। क्या हो जाएगा? थायमिन इसका जो है केमिकल नाम है। उसके बाद विटामिन ए की अगर हम बात करें, इसका हो जाएगा रेटिनॉल। क्या हो जाएगा? रेटिनॉल इसका जो है रासायनिक नाम है। उसके बाद अगर हम बात करें विटामिन सी का क्या है, तो अस्कर्बी। और विटामिन बी की अगर रासायनिक नाम की बात करें तो इसका हो जाएगा साइनोनोकोबाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नोकोबालमीन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। ये रहा 2 नंबर आप सभी के सामने। इसमें से आपको यहाँ पर बताना है मेढक में दांत होते हैं। तो मेढक में जो है कितने प्रकार के दांत, सॉरी कौन से दांत होते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना। तो मेढक की अगर हम बात करें कि कौन से दांत पाए जाते हैं, इसमें होते हैं होमोडोंट। क्या होते हैं? होमोडोंट। इसलिए होमोडोंट होते हैं क्योंकि मेढक और छिपकली में जो है एक ही प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जिसके कारण हम मेढक के दांत को क्या कहते हैं? होमोडोंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर बात करें कि मसूड़ों में जो दांत धंसे होते हैं और अन्य भिन्न जो दांत होते हैं, यानी मसूड़ों में जो दांत धंसे हुए होते हैं, उसको क्या कहते हैं? हम थोकोडोंट का, थीकोडोंट। क्या कहते हैं? थीकोडोंट कहा जाता है। जो कि मसूड़ों में क्या होते हैं? धंसे होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं थीकोडोंट कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। जो कि भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, जो मसूड़ों में धंसे होते हैं, उसको क्या कहते हैं? थीकोडोंट कहते हैं। और इसको जो मेढक में जो दांत पाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? होमोडोंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर यहाँ पर आपको ये बताना स्टार्च से क्या संबंधित है। तो स्टार्च से क्या संबंधित है? अगर स्टार्च की हम बात करें कि इसमें जो है क्या संबंधित है, तो स्टार्च से जो आपका ग्लूकोज संबंधित है। क्या संबंधित है? ग्लूकोज संबंधित है। जिसकी सूत्र की बात करें तो C6H12O6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C6H12 ग्लूकोज का सूत्र है जो स्टार्च से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर यहाँ पर आपको ये बताना है कि दांत का शिखर बना होता है। तो दांत के शिखर की अगर बात करें, दांत का शिखर जो होता है ये किससे बना होता है? दांत का शिखर का अगर आपसे बात किया जाए तो ये होता है डेंटिन का। क्या होता है? डेंटिन का होता है। किसका होता है? डेंटिन का होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और दांत के जो बाहरी परत को क्या कहते हैं? हम एनामेल कहते हैं। जो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है एनामेल। क्या होता है? एनामेल जो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। और दांत का अगर शिखर की बात करें कि किससे बना होता है, ये डेंटन का बना होता है। किससे होता है? डेंटिन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है अस्कर्बी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो अगर हम अस्कर्बी की बात करें, चूंकि वहाँ पर भी आपको मैंने ऊपर में बताया कि विटामिन सी को क्या कहते हैं? अस्कर्बी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्कर्बी। तो वहाँ यहाँ आपसे पूछा जा रहा है अस्कर्बी रोग किस विटामिन की कमी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चूंकि विटामिन सी का क्या नाम है? अस्कर्बी जो है इसका केमिकल नाम भी है, और इसके कमी से क्या होता है? अस्कर्बी नामक बीमारी उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? ये खट्टा फलों में पाया जाता है, जैसे कि आंवला वगैरह में पाया जाता है। तो विटामिन सी जो है यहाँ पर हो गया क्लियर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसका अगर हम सूत्र की बात करें, अगर आपसे इनकेस अगर ये पूछ लिया जाता है कि विटामिन सी का सूत्र क्या होता है, यानी अस्कर्बी का सूत्र क्या होता है, तो C6H8O6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C6। अगर क्वेश्चन चेंज भी करेगा तो ज़्यादा, अगर चेंज भी करेगा इसमें अगर घुरा के पूछेगा तो आपको यही पूछ सकता है कि विटामिन सी का जो है केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो C6H8O6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए स्पंज यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर यहाँ पर आपको ये बताना पेप्सिन होता है। तो पेप्सिन क्या है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगर हम पेप्सिन की बात करें कि पेप्सिन क्या होता है, तो पेप्सिन एक प्रकार का जो है ये विटामिन है। क्या है? सॉरी एंजाइम है। क्या है? पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम और हार्मोन जो है ये क्या करता है? हमारे शरीर में जो है शरीर के वृद्धि के लिए जो उत्तरदायी होता है। और विटामिन के बारे में पता होना चाहिए। विटामिन क्या करता है कि ये शरीर से जो है संक्रमण को लड़ने के लिए जो है सहायक होता है। शरीर में अगर किसी प्रकार की संक्रमण होता है तो ये क्या करते हैं? विटामिन लड़ने के लिए जो है ये उत्तरदायी होता है। और हार्मोन क्या करते हैं? शरीर की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। और पेप्सिन क्या होता है? एक प्रकार के क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। जो एंजाइम क्या करता है हमारे शरीर के अंदर? वो भोजन को क्या करते हैं? विखंडित करने में मदद करता है। उसके बाद ये जो पोषक तत्व ये भी काफी महत्वपूर्ण है। पोषक तत्व हमारे शरीर को क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्योंकि आपसे यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि पेप्सिन क्या? तो पेप्सिन जो है ये एक प्रकार का हार्मोन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं।
7 नंबर यहाँ पर आपको ये बताना है ग्लूकोज के ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ होता है। यानी कि कहने का मतलब है ग्लूकोज जो होता है इसका ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है, उसके बाद ही सारे ये क्या होते हैं, सारे कोशिकाओं में पहुंचते हैं। तो यहाँ पर जब ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो गया उसके बाद यकृत में ये होता है, लेकिन ये किंतु इसका जो संग्रह कहाँ होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। अगर हम इसकी संग्रह की बात करें कि कहाँ होता है, तो ये जो यकृत और पेशियों दोनों में होता है। क्योंकि यकृत में इसका क्या होता है कि ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाए, उसके बाद क्या होता है सारे पेशियों में इसका जो है शरीर के सारे पेशियों में ये पहुंचाने का कार्य करता है। सारे पेशियों में क्या होता है कि पहुंच जाता है। तो संग्रह कहाँ होगा, तो पेशियों में भी होगा और यकृत में भी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, चूंकि यकृत क्या है, एक शरीर का भाग है और इसको हर जगह पहुंचाना है, तो यकृत में तो होगा। चूंकि यहाँ विखंडित हुआ तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ इसका यूज नहीं होगा, तो यकृत में भी होगा और क्या होगा, पेशियों में होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रकार से यहाँ पर जो है क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। और ये जो यकृत जो है ये क्या है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। यकृत जो है ये मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। और यकृत में क्या होता है कि किसी भी विषैले पर अगर आप ड्रिंकिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जो भी विषैले पदार्थ होते हैं उसको यकृत ने क्या करता है, उसको नष्ट करने का कार्य यकृत ने करता है। तो यकृत जो है ये मानव शरीर का, ये भी पूछा जाता है यकृत जो है यानी कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये आपको यहाँ पर यकृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बताना है कि वह कौन सा तत्व है जो दांत को एनामेल को कठोर बनाता है। तो दांत को जो एनामेल होता है, चूंकि इस मानव शरीर का सबसे कठोर भाग की अगर बात करें तो वो एनामेल होता है। और एनामेल का कौन सा तत्व ऐसा है जो कि एनामेल को कठोर बना देता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगर आप एनामेल की बात करें तो एनामेल को जो फ्लोरीन कठोर बना देता है, कौन, फ्लोरीन के द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। अब फ्लोरीन की कमी से मानव शरीर में जो है एक बीमारी उत्पन्न होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोरीन की कमी से मानव शरीर में एक बीमारी उत्पन्न होती है जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लोरोसिस कहते हैं, यानी कि फ्लोरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको फ्लोरोसिस कहा जाता है। तो इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा कि कौन सा तत्व है जो मानव को एनामेल को कठोर बना देता है, तो वो फ्लोरीन के द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर यहाँ पर आपको ये बताना है कि पित्त का मुख्य कार्य क्या है। तो पित्त के अगर मुख्य कार्य की बात करें कि हम मुख्य कार्य क्या इसका है, तो ये पित्त क्या करता है कि पाचन तथा वो वसा का क्या करता है, इमल्सन करता है। इमल्सन जैसे कि दूध हो गया आपका, ये क्या है, इमल्सन का उदाहरण है। तो यहाँ पर करता क्या है कि पित्त जो ये वसा का सर्वप्रथम ये कहता है कि पाचन में जो HCl इसमें क्या होता है कि HCl होता है। अगर पेट से रिलेटेड आपको कोई भी एसिड पूछा जाए तो वहाँ पर HCl होगा। और यहाँ से क्या पूछा जा रहा है कि पाचन में जो कौन मदद करता है, तो ये जो करता है आपका HCl करता है। और ये क्या करता है, वसा का क्या करता है, इमल्सीकरण, ये वसा को तोड़ने का कार्य करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक जो है यानी कि 1 ग्राम अगर फैट की बात करें कि 1 ग्राम फैट में कितना ऊर्जा, चूंकि वसा जो होता है, वसा जो है सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो हमारे शरीर को मिलता है वो मिलता है वसा के द्वारा। अगर 1 ग्राम वसा की हम बात करें कि कितना इससे जो ऊर्जा मिलता है, तो इसमें 3.1 किलो कैलोरी जूल मिलता है। कितना, 3.1 किलो कैलोरी जूल मिलता है। इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और वसा जो है हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा प्रदान करता है, वसा जो है सबसे ऊर्जा प्रदान सबसे ज़्यादा किसके द्वारा किया जाता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान, तो ये वसा के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चूंकि आपसे यहाँ पर पूछा क्या गया है कि पित्त का मुख्य कार्य क्या है, तो पित्त का मुख्य कार्य की अगर हम बात करें तो ये पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है 10 नंबर में जनन क्षमता में कमी होती है। तो जनन क्षमता की अगर बात करें, जनन क्षमता में कमी होती है, तो जनन क्षमता में जो है किसकी कमी होता है ये आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। तो जनन क्षमता में विटामिन ए की कमी होती है। किसकी कमी होती है, विटामिन ए की कमी होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 11 नंबर में पूछा जा रहा है सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुत करता कौन है। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में मैंने जो है आपको पहले भी बताया था। गुरुत्वाकर्षण जो है ये जो है न्यूटन के द्वारा बताया गया था। इन्होंने जो गुरुत्वाकर्षण का सर्वप्रथम जो अपना नियम दिया था ये प्रिंसिया नामक बुक में दिया था। किसमें दिया था, प्रिंसिया नामक बुक में दिया था। और ये जो है न्यूटन के द्वारा खोजा गया था। किसका, न्यूटन के द्वारा खोजा गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर से हो जाएगा। अगर हम बात करें कि न्यूटन ये ग्रेविटेशनल जो फोर्स है आपका, इसका फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा Gm1 × m2 बते क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगर हम इसका बात करें कि फॉर्मूला जो ये आपका ये जी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, इसका मान भी पूछा जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स यानी बड़ी जी का मान क्या होता है, या तो फिर ऐसे पूछा जाएगा कि बड़ी जी का मान क्या होता है। तो यहाँ पर होगा 6.67 × 10⁻⁻11 -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या हो जाएगा, kg स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको भी आपको याद रखना है। ये भी पूछा जाता है अगर आपसे छोटी जी के बारे में पूछा जाए
कि छोटी जी का मान कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे भी पूछा जाता है कि बड़ी जी का मान कितना होता है या छोटी जी का मान कितना होता है, तो दोनों को आपको यहाँ पर याद रखना है। और सार्वत्रिक जो है गुरुत्वाकर्षण फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में किसने बताया, तो न्यूटन के द्वारा बताया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, ये रहा आप सभी के सामने। यहाँ पर आपको ये बताना कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, यानी पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर को, जो आपको सबसे पहले आप ऑप्शन यहाँ पर पढ़िए कि सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा कम होता है, यानी पृथ्वी पर जो है सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा जो है कम होता है, यानी कि पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ये सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा कम होता है, या सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है, या पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा कम होता है, या यहाँ पर आपको ये बताएं वर्ष भर एक समान रहता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगर इसकी हम बात करें तो ये हो जाएगा सूर्य पर गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है, क्योंकि दोनों जगह क्या होते हैं बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो होता है पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ये पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर यहाँ पर आपको ये बताना था 3 नंबर में पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा दोगुनी कर दिया जाए, तो अगर कर दिया जाए तो पृथ्वी द्वारा सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये समझना चाहिए कि पृथ्वी और सूर्य के बीच जो है, चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हर जगह दो पिंड के बीच कार्य करता है, तो वो सूर्य रहे चाहे कुछ भी रहे, तो वहाँ पर क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करता है। तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, जी m1 इंटू m2 बटे क्या होता है आर स्क्वायर होता है। तो इसमें आपसे पूछा है अगर डिस्टेंस को हम क्या करेंगे 2 गुना कर देंगे, डिस्टेंस को मान लेते हैं कि 2 गुना कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि r जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 2r हो जाएगा, और 2r का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 2r का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा इसका मतलब 1/4 रह जाएगा। जब इसमें से हम भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर दिया हुआ है कि पहले की अपेक्षा 1/4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तो पहले की अपेक्षा तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 1/4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि पहले की अपेक्षा 1/4 होगा। यहाँ पर क्या है पहले की चौथाई 1 गुना नहीं होगा 1/4 होगा, चूंकि जब हम नीचे से किसी भी चीज़ में अगर हम भाग देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि मान लेते हैं कि 10 में हम अगर 2 से भाग देते हैं तो जितना हम इसको बढ़ा के 2 की जगह पर अगर 5 रखें तो उससे क्या होगा कि और कम होते जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 रह जाएगा, बल्कि गुना नहीं होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी डी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि पहले की तुलना में क्या होगा कि 1/4 रह जाएगा, क्योंकि हम क्या वहाँ पर हो क्या रहा है कि अगर हम 2 से गुना अगर कर देते हैं तो वहाँ पर डिवाइड हो रहा है स्क्वायर होने के बाद, तो 1/4 हो रहा है, चूंकि स्क्वायर के क्या हुआ वो उसका क्या हो गया मान हो गया 2r हो गया, यानी कि 4r हो गया अगर उसका हम स्क्वायर के। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रकार से यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना नेक्स्ट में किसी पिंड का द्रव्यमान उसके भार के भिन्न होते हैं क्योंकि, ये आपको यहाँ पर बताना किसी पिंड का जो द्रव्यमान होता है उसके अपने भार से भिन्न होते हैं। अगर मान लेते हैं कि कोई भी वस्तु है यहाँ पर अगर उसका 1 kg यहाँ पर क्या है बल है, अगर उसको हम चंद्रमा पर ले जाते हैं तो यही भार वहाँ पर क्या हो जाता है कि 1 kg का क्या हो जाता है 1/6 हो जाता है, यानी 1/6 हो जाता है। इस प्रकार से वहाँ पर हो जाता है। मान लेते हैं कि पृथ्वी पर अगर किसी भी पिंड का भार है 36 kg, इसको अगर हम चंद्रमा पर उठा के ले जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि 36 का क्या होता है कि इसमें 1/6 से गुना हो जाता है, 1/6 से इसमें गुना हो जाता है, यानी कि वहाँ पर इसका जो भार हो जाएगा वो वहाँ पर हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। लेकिन द्रव्यमान क्या होता है कि किसी भी पिंड का द्रव्यमान वो नहीं बदलता है, जो भी उसका अपना वेट होता है यानी कि द्रव्यमान होता है मास होता है वो कभी चेंज नहीं होता, बल्कि उसका वेट जो है वो चेंज हो सकता है। क्योंकि चंद्रमा पर क्या होता है कि वहाँ पर चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता है और ना ही तो वहाँ पर वायुमंडल की उपस्थिति होती है। तो वही आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि किसी पिंड का द्रव्यमान है उसके अपने भार से भिन्न होता है क्योंकि, यानी कि किसी पिंड का जो द्रव्यमान है वो अपने भार से भिन्न क्यों होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि द्रव्यमान एक चर राशि है जबकि उसके भार स्थिर है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट में फिर दिया हुआ है आपको कि भिन्न भिन्न स्थानों पर द्रव्यमान में बहुत कम और भार में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। द्रव्यमान बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता है, बहुत कम लिखा हुआ है लेकिन बिल्कुल भी परिवर्तन होता ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर कट जाएगा। नेक्स्ट में दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी में विषुवत रेखा से ध्रुवों पर जाने पर द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार में वृद्धि होता है। तो विषुवत रेखा से ध्रुव पर जाने पर द्रव्यमान स्थिर रहता है, तो इसका मतलब है कि विषुवत रेखा पर अधिक हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पर अधिक होता नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। पदार्थ की मात्रा नेक्स्ट में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में पदार्थ की मात्रा मात्रक द्रव्यमान किंतु भार एक बल है। पदार्थ की मात्रा क्या है एक मात्रक है, क्योंकि जिसमें भी मात्रक यूनिट लग जाता है वो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा रहा है पदार्थ की मात्रा एक मात्रक किंतु द्रव्यमान क्या है भार, और भार क्या हर जगह बदल जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो
जाएगा, क्योंकि आपको अभी मैंने क्या बताया कि भार जो होता है अगर यहाँ पर किसी वस्तु का 36 kg है तो अगर चंद्रमा पर ले जाएंगे तो वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि उसको हम केजी में भी नहीं बोल सकते, क्योंकि केजी एक मात्रक है जो कि चेंज नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है 15 नंबर में किसी पिंड का भार क्या हो सकता है। तो किसी पिंड की भार की अगर हम बात करें तो ये क्या हो सकता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन ए में। सारे प्रश्न को अगर आप ऑप्शन के साथ पढ़ेंगे तो आपको माइंड में ज़्यादा आएगा, क्योंकि ऑप्शन पढ़ने से आपका क्लियर होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होता है। तो देखिए किसी भी पिंड का भार पृथ्वी पर हर एक स्थान पर एक समान नहीं हो सकता। भार के बारे में पूछा जा रहा है तो भार जो है हर जगह पर चेंज हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान नहीं। तो यहाँ पर क्या ध्रुवों पर अधिकतम होगा, तो सही बात है कि ध्रुवों पर अधिकतम होगा, क्योंकि ध्रुव पर क्या होता है कि जी का जो मान होता है ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है किसी भी वस्तु का ज्यादा भार होता है। कहाँ पर, ध्रुव पर। अगर हम मान लेते हैं कि ये ध्रुव है, यहाँ से जैसे हम ऊपर की ओर हटते हैं या इधर लेफ्ट या राइट या नीचे, तो वहाँ पर क्या होता है कि जी के मान में परिवर्तन होता है, यानी कमी होता है। और सबसे अधिक की बात करें तो ये ध्रुव पर ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है 16 नंबर में विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का मान अधिक होता है क्योंकि। यानी विषुवत रेखा की, अभी मैंने पिछला प्रश्न में अभी क्या देखें कि ध्रुव पर किसी भी पिंड का मान क्या होता है कि अधिकतम होता है। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर किसी पिंड का भार अधिकतम होता है, क्यों अधिकतम होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि ध्रुवों पर क्या होता है कि ध्रुवों पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम होती है। तो गलत है, क्योंकि ध्रुवों पर अगर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम हो जाएगा तो वहाँ ध्रुवों पर कोई जरूरी नहीं कि मान अधिक हो जाएगा, क्योंकि ध्रुव पर क्या होता है कि वो जो है यूनिवर्सल ट्रू है कि ध्रुव पर किसी भी वस्तु का मान क्या होगा वहाँ पर अधिकतम होगा, क्योंकि वहाँ पर जी का मान क्या अधिक है, चाहे वो घूरे या ना घूरे। तो विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन की गति अधिकतम होता है, ये भी गलत हो जाएगा। ध्रुवों पर हिमटोट के कारण गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। ध्रुवों पर क्या होता है, हिमटोट के कारण गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है, लेकिन वहां पर जी का मान नहीं हो सकता है अधिक। तो ये भी गलत हो जाएगा। और इसमें डी में दिया हुआ उपरोक्त में से कोई भी पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं करते, तो ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लियर पता नहीं चल रहा है कि किसके कारण जो ऐसा हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का क्या होता है कि भार अधिकतम होता है, क्योंकि ये जो आर पर डिपेंड करता है। किस पर, आर पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर ऐसा रहता है कि आर पर डिपेंड करता है पृथ्वी की त्रिज्या पर, तो यहाँ पर ये सही हो सकता था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। आज ये नेक्स्ट प्रश्न, इसमें देखिए 17 नंबर। यहाँ पर आपको ये बताना है किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव पर वो विषुवत रेखा पर क्रमशः इतना है। यानी किसी पिंड का भार जो है ये उत्तरी ध्रुव पर कितना है, तो ये डब्ल्यू भी है, कितना है, डब्ल्यू पी जो है यहाँ पर कितना उत्तरी ध्रुव है, विषुवत रेखा पर कितना है, डब्ल्यू ई है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो यहाँ पर क्या होगा। तो अगर पृथ्वी का घूर्णन रुक भी जाता है तो विषुवत रेखा पर जो भार है वो कभी चेंज नहीं होगा। क्या होगा, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 30 यहाँ पर से हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी का रुक भी जाता है तो विषुवत रेखा पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो परिवर्तन कहाँ होगा, तो ये ध्रुव पर परिवर्तन हो सकता है। कहाँ पर, ध्रुव पर परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि इसमें जो है डब्ल्यू ई में ध्रुव पर कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना 18 नंबर, किसी लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक होगा जब व्यक्ति लिफ्ट पर क्या होते हैं, ऊपर या नीचे या स्थिर गति से जा रहे होते हैं। ये आपको यहाँ पर बताना है। तो व्यक्ति को, अगर कोई भी व्यक्ति अगर ये लिफ्ट पर चढ़ता है तो अगर वहां से अगर समान गति में अगर नीचे की ओर अगर लिफ्ट आ रहा है, कहाँ पर, अगर ये नीचे की ओर आ रहा है तो वहां पर क्या होगा कि हम अपना भार को क्या करेंगे, कम महसूस करेंगे। अगर त्वरण के साथ आ रहा है तब, अगर वेग में परिवर्तन के साथ आ रहा है तब भी वहां पर क्या हो सकता है कि वहां पर व्यक्ति कम वजन वेट को जो है अनुभव कर सकता है। अगर ऊपर की ओर जा रहे हैं अगर समान वेग से, तो वहां पर भी क्या होगा कि एक समान वेग अगर रहेगा तो वहां पर पता ही नहीं चलेगा, जो हमारे शरीर का द्रव्यमान वेट है वही पता चलेगा। अगर वही त्वरण के साथ एक्सेलरेशन के साथ जाएगा ऊपर, तो वहाँ पर क्या होगा कि हम अपना वेट के तुलना में क्या करेंगे, अधिक वजन को जो है वहाँ अधिक वजन को अनुभव करेंगे। तो यहाँ से क्या पूछा जाए कि लिफ्ट में किसी व्यक्ति का भार अधिक तब होगा जबकि लिफ्ट क्या होगा, तो एक समान वेग से ऊपर की ओर जा रहे, एक समान वेग से अगर ऊपर की ओर जाएगा तो वहाँ पर हमको किसी भी प्रकार का भारी या कम जो है, ज़्यादा जो है भारी या तो फिर ज़्यादा जो हल्का, वहाँ किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं। चूँकि वहाँ पर क्या है, जिस प्रकार से हम किसी जमीन पर खड़े रहते हैं उसी प्रकार से लिफ्ट में अगर रहेंगे तो और एक समान वेग से चलेगा तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का हमें अनुभव नहीं होगा। तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट ऑप्शन को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक समान वेग से नीचे की ओर जा रहे हैं। अगर एक समान वेग से नीचे की ओर भी अगर हम जाते हैं तो वहाँ भी हमें किसी भी प्रकार का क्या होगा, अनुभव नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ये भी कर जाएगा, क्योंकि आपसे यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि हमें अधिक भार कब महसूस होगा। तो अधिक भार महसूस होने के लिए क्या होना चाहिए, हमको नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि नीचे अगर हम आते हैं त्वरण के साथ आते हैं तो वहाँ पर कम भार महसूस होगा। अगर ऊपर की ओर हम जाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, अधिक भार महसूस होगा, क्योंकि त्वरण से एक्सेलरेशन के साथ हम जाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, वेग में उसका परिवर्तन रहेगा, तो हमें क्या होगा कि अधिक वजन महसूस होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ऊपर की ओर त्वरण से अगर गमन करे तब, तो ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। क्योंकि जब त्वरण की बात किया जा रहा है यहाँ पर, तो त्वरण अगर होगा तो वहाँ पर क्या होगा, वेग में परिवर्तन होगा, और जब भी वेग में परिवर्तन होगा तो वहाँ पर क्या होगा, हमें अपने भार की अपेक्षा वहाँ पर क्या होगा कि अधिक भार से वहाँ पर क्या होगा, हमें
महसूस होगा, तो ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। और नेक्स्ट में दिया हुआ डी में नीचे की ओर त्वरण, अगर नीचे की ओर हम त्वरण से अगर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि अपने भार की तुलना में हमें क्या होगा कि कम जो है वहाँ पर कम भार लगेगा, जिसके कारण यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि आपसे यहाँ पर अधिक के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसलिए जो है कहीं भी लिफ्ट लगा हुआ रहता है तो वहाँ पर क्या होता है कि उसका एक समान गति के साथ उसको जो है वहाँ पर सेटिंग किया जाता है, ताकि किसी भी व्यक्ति को वहाँ पर भार मौजूद ना, चूंकि हर एक तरह के वहाँ पर व्यक्ति चढ़ते हैं, जिसके कारण ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, यहाँ पर आपको ये बताना किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा। तो किसी भी पिंड को अगर पृथ्वी से हम चंद्रमा पर ले जाते हैं, इसके बारे में मैंने अभी तुरंत बताया कि किसी भी पिंड को अगर चंद्रमा पर, यहाँ वजन कितना है, यहाँ पर 36 है, मान लेते हैं कितना भी रहो 36, कोई जरूरी नहीं है कि 36 भी होना चाहिए, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर 54, 56 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, किसी भी वस्तु का अगर पृथ्वी पर वजन अगर इतना है, तो यहाँ पर से अगर हम चंद्रमा पर ले जाते हैं तो ये घट जाता है, यानी कि 1/6 आ जाता है। और चंद्रमा पर किसी भी व्यक्ति या वस्तु का अगर वजन है 10 kg, तो यहाँ पर इसको ले जाएंगे तो इसके तुलना में यहाँ हो जाएगा कितना, तो 10 × 30, 10 तक कितना हो जाएगा, 10 को अगर 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो किसी भी व्यक्ति को अगर चंद्रमा पर से हम पृथ्वी पर लेकर के आते हैं तो उसमें जो 6 गुना उसका क्या होता है, भार बढ़ जाता है, क्योंकि चंद्रमा पर से हम कहाँ पर ध्रुव पर आ रहे होते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, और यहाँ से अगर हम ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि घट जाता है। तो वही आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है 19 नंबर में कि किसी भी पिंड को अगर पृथ्वी से हम चंद्रमा पर ले जाते हैं तो वहाँ क्या हो सकता है, तो उसका द्रव्यमान भिन्न होगा किंतु भार वही रहेगा। तो इसका द्रव्यमान भिन्न नहीं हो सकता, द्रव्यमान किसी भी कंडीशन में ये भिन्न हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये अपना इसका वेट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर गलत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में दिया हुआ उसका द्रव्यमान व भार दोनों क्या होंगे, भिन्न होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान के जैसे बारे में कहा दिया कि ये भिन्न होगा, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान नहीं बदल सकता है। नेक्स्ट में दिया हुआ उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार में भिन्न हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। क्यों, जो समझिए यहाँ पर क्या होगा कि द्रव्यमान वही रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान नहीं बदलता है, क्या होता है उसका भार बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाए। कोई भी व्यक्ति है वो अपने आप में क्या करता है कि वो अपना जिसका वजन किसी व्यक्ति का मान लेते हैं कि 50 kg है, तो 50 kg जो है ये क्या होता है कि अगर आप किसी पेड़ में मान लेते हैं कि पेड़ में अगर आप लटकते हैं तो आप 50 kg की तुलना में जो आप ज़्यादा भार अनुभव करेंगे, क्योंकि नीचे क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है वहाँ पर भार जो आपका क्या होता है वहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। इसलिए ऐसा माना जाता है क्योंकि पृथ्वी पर क्या होता है किसी व्यक्ति का भार क्या होता है अधिक होता है, और चंद्रमा पर जाने पर अधिक कम हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा पर क्या गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता है। और आप किसी पेड़ से लटकते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जमीन में गुरुत्वाकर्षण बल, जमीन क्या करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में ये क्या करते हैं, ये खींचते हैं आपको, जिसके कारण आप भार को क्या करते हैं अधिक महसूस कर पाते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 30 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है 20 नंबर में, एक समान गति से घूर्णित सॉफ्ट में क्या होता है, एक समान घूर्णित सॉफ्ट में धागे से एक बंधी गेंद है। तो मान लेते हैं कि ये क्या है, एक प्रकार का यहाँ पर क्या है, ये खूंटा है जिसमें कि हम एक बॉल को क्या किया, बांध दिया, और इसको क्या किया, इसमें हम रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, चारों तरफ क्या करें, घुमा रहे हैं। तो उसी के बारे में आप कहा जा रहा है। तो सॉफ्ट के अचानक रुकने, अचानक हम क्या करेंगे, इसको रोक देंगे, घुराना बंद कर देंगे। तो रुकने पर क्या होगा कि धागा सॉफ्ट पर चिपकने लगता है। तो आप किसी भी मान लेते हैं कि आप कोई भी धागा ले लीजिए, आप अपने हाथ में, वहाँ पे क्या करेंगे, आप अगर घुराएंगे और अचानक रोक देंगे तो आपके हाथ में क्या होगा कि धागा बंधने लगता है। तो उसको हम जो बंधने पर कोणीय बेग का मान क्या होगा। तो मान लेते हैं कि ये आप यहाँ पर इसको फिगर के साथ आप समझ सकते हैं कि ये मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या एक सॉफ्ट यहाँ पर बना हुआ है, और यहाँ पर क्या हो एक वस्तु क्या है, यहाँ पर घूर्णन कर रही है एक रस्सी के सहारे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको रोक देते हैं तो यहाँ पर क्या मान लेते हैं कि पहले यहाँ था, चूंकि जब रस्सी क्या था उस टाइम जब लंबा था तो उस टाइम यहाँ पर घूर रहा होगा, इसके तुलना में यहाँ मान लेते हैं यहाँ घूर रहा होगा, और जैसे रस्सी छोटा हुआ तो ये क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ आ जाएगा, और इसके तुलना में अगर यहाँ पर एंगल बनाएंगे तो ये क्या होगा, धीरे धीरे कम बनते जाएगा। तो उस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से क्या पता कोणीय बेग क्या होगा, तो यहाँ पर घट जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर इसे आपको समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं। चूंकि कोणीय बेग का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कोणीय बेग का फॉर्मूला होता है आपका, यहाँ पर कोणीय बेग लिखे शॉर्ट में, ठीक है। यहाँ पर कोणीय बेग का फॉर्मूला होता है कि रेखीय, क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा आपका रेखीय, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए फिर से लिखते हैं एक बार। तो कोणीय बेग का क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पर हो जाएगा आपका रेखीय बेग बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या यानी आर रेडियस हो जाएगा। तो वही आपसे पूछा जा रहा है, जब डोरी का क्या होगा कि डोरी का जब भी उसका क्या होगा कि जब लंबाई उसका डोरी का जब घटेगा धागा का, तो वहाँ पर क्या होगा कि धागा का जैसे लंबाई घटेगा तो वहाँ पर त्रिज्या में क्या होगा, कमी हो जाएगा। क्योंकि जब त्रिज्या में वहाँ पर कमी होगा, और त्रिज्या में जब कमी होगा तो वहाँ पर क्या होगा कि त्रिज्या में जब कमी होगा, तो जब त्रिज्या में वहाँ पर कमी हो गया, ठीक है, मान लेते हैं कि त्रिज्या में वहाँ पर कमी हो गया, और त्रिज्या में जब कमी हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, इसके साथ वो डिवाइड हो जाएगा, और त्रिज्या में जब कमी होगा तो यहाँ से क्या होगा, इसके में जो ये जो यहाँ पर है यानी कि रेखीय बेग जो है, रेखीय बेग क्या होगा, घट जाएगा। तो रेखीय बेग घट जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। त्रिज्या में जब कमी होगा तो रेखीय बेग क्या होगा, घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर आपको 21 नंबर में ये बताना अमोनिया के सृजन के काम में आने वाली गैसें कौन सी है। तो अमोनिया के सृजन में गम, जैसे कि मान लेते हैं कि क्या होता है कि NH2 NH3 इस प्रकार से होता है ना। तो अमोनिया के सृजन में, तो सृजन यानी कि अमोनिया का अगर सीरीज होता है यानी सृजन होता है, तो उसमें जो कौन सी गैसें जो है वहाँ पर आवश्यक है सृजन के काम आती है, ये आपको यहाँ पर बता दो। नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन आता है आपका, क्या होता है नाइट्रोजन के साथ, जहाँ जिस प्रकार से हाइड्रोजन आ रहा है सृजन के लिए, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन क्या होता है कि अमोनिया के सृजन के लिए कार्य आता है। कोई भी प्रश्न अगर आपको समझने में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, वहाँ पर मैंने जो है उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है एक्सप्लेन के साथ बता दूंगा, ठीक है। तो कहीं भी आपको अगर प्रॉब्लम होता है तो ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है 22 नंबर में पृथ्वी की प्रॉपर्टी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी में जो है विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो पृथ्वी की प्रॉपर्टी में जो है ये इसकी अगर हम बात करें कि सब यहाँ पर जो है कौन सी धातु विशुद्ध रूप में पाई जाती है, तो यहाँ पर आपका पाया जाता है प्लेटिनम। क्या पाया जाता है, प्लेटिनम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है 23 नंबर में जल का शुद्धतम रूप क्या है। तो जल की शुद्धतम रूप की अगर बात करें तो ये वाष्प का जल होता है। क्या होता है, ये वाष्प का जल जो होता है ये सबसे ज़्यादा शुद्धतम होता है। किसी भी अगर कोई भी द्रव्य या गंदा जल हो या अच्छा जल हो, उसको अगर आप वाष्प के रूप में अगर उड़ा देते हैं, उसको फिर अगर आप संघनित करते हैं, कंडेंसेशन करते हैं पुनः द्रव के रूप में, तो वो जो है क्या होता है कि काफ़ी शुद्ध माने जाते हैं। तो वर्षा का जो जल होता है वो क्या होता है कि सर्वप्रथम वो क्या होता है कि वाष्प के रूप में किसी भी पेड़ पौधे या कहीं भी कोई भी क्षेत्र में अगर नदी तालाब में जल है तो वो क्या होता है कि सर्वप्रथम वो क्या होता है वाष्प बन के उड़ते हैं। उसके बाद वो कंडेंसेशन यानी कि वो क्या होता है द्रव के रूप में संघनित होते हैं, तो वो क्या होता है कि काफ़ी शुद्ध माने जाते हैं, जिसके कारण हम ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर सही बोल सकते हैं, क्योंकि वर्षा का जल क्या होता है कि सबसे शुद्ध माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी स्पष्ट यहाँ पर आपका ये जो आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर यहाँ पर आपको ये बताना है पैरासीटामोल क्या है। तो पैरासीटामोल जो है ये एक प्रकार का पीड़ाहारी, क्या है पीड़ाहारी जो है ये एक प्रकार का क्या है पैरासीटामोल जो है ये एक प्रकार का पीड़ा। अगर +2 में आपने अगर पढ़ा है साइंस तो वहाँ पर इसके बारे में जो है एक चैप्टर आता था, वहाँ पर आप इसको जो है बिल्कुल डिटेल से पढ़े होंगे कि पीड़ाहारी क्या है, पैरासीटामोल क्या है, और ये जो है आप क्लोरोसाइटिन क्या है, ये सारा जो है वहाँ पर साइंस में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है क्लोरोमाइसेटिन क्या है, आपको यहाँ पर बताना है क्लोरोमाइसेटिन क्या है। तो क्लोरोमाइसेटिन जो ये क्या है एक प्रकार का प्रतिरोधी है। क्या है, एक प्रकार का प्रतिरोधी है जो छोटे छोटे जीवों को क्या करता है मारने के काम में आता है। यानी एक प्रकार का क्या है ये एंटी वायरस है, यानी एक प्रकार का क्या एंटीवायरस है जो कि छोटे छोटे चीज़ों को क्या करता है मारने का काम करता है, और कीटाणु को क्या करते हैं रोकने का कार्य करते हैं। कौन करता है, तो ये करता है आपका क्लोरोमाइसिटिन करता है। कौन करता है, क्लोरोमाइसिटिन करता है जो प्रतिरोधी का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ई स्पष्ट यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर यहाँ पर आपको ये बताएं वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में कौन शामिल है। तो वनस्पति घी का अगर हम बात करें औद्योगिक उत्पादन में कौन सी जो यहाँ पर हाइड्रोजनीकरण जब होता है यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति में वहाँ पर जो है कौन सी प्रक्रियाएं वहाँ पर संपन्न होती है। तो यहाँ पर आपका अपचयन होता है। कौन होता है, अपचयन जो निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम लोग क्या करते हैं इसका हाइड्रोजनीकरण करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाए। वनस्पति घी के औद्योगिकरण की प्रक्रिया में शामिल है तो कौन क्या शामिल है, तो यहाँ पर अपचयन शामिल है। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जिसमें उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है 27 नंबर में रासायनिक रूप से गन्ने जो क्या होते हैं। तो गन्ने की अगर बात करें कि रासायनिक रूप से गन्ना ये जो है क्या होते हैं, तो गन्ना जो ये क्या होता है सुक्रोज होता है जो काफ़ी मीठा होता है। क्या होता है सुक्रोज होता है। अगर सुक्रोज की बात करें सुक्रोज जो है कैसे कैसे बनता है, सुक्रोज में सबसे पहले आपका क्या होगा ग्लूकोज होगा। क्या होगा, ग्लूकोज होगा। उसके बाद क्या होगा, ग्लूकोज के बाद आपका फ्रुक्टोज होगा। क्या होगा, फ्रुक्टोज होगा जो कि मिलकर के क्या करते हैं आपको सुक्रोज का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर यहाँ पर आपको ये बताना ऑक्सीजन वो प्रक्रिया है जिसमें, तो ऑक्सीजन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या हो सकता है, तो जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा तो वहाँ पर क्या होगा ऑक्सीजन का जुड़ा होगा और हाइड्रोजन का क्या होगा निष्कर्षण होगा। जहाँ पर रिडक्शन होगा, रिडक्शन जहाँ पर होगा REDN, चलिए यहाँ पर शॉर्ट में लिख दे रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है कि वहाँ पर क्या होगा हाइड्रोजन जुटेगा और ऑक्सीजन क्या होगा बाहर निकलेगा। और जहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो वहाँ पर ऑक्सीजन जुटेगा, हाइड्रोजन क्या होगा बाहर निकलेगा। तो वही आपको यहाँ पर बताना ऑक्सीकरण प्रक्रिया में क्या होता है। तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया की अगर हम बात करें कि यहाँ पर क्या होता है, तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन की हानि होती है क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन जब जुटेगा, सॉरी यहाँ पर देखिए ये गलत हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का वहाँ कुछ भी नहीं होता है क्योंकि सॉरी यहाँ पर देखिए जब भी कहीं ऑक्सीजन जुटेगा तो वहाँ पर क्या होगा इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक निकलेगा। क्योंकि हाइड्रोजन निकल रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन लेकर के निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि जहाँ पर ऑक्सीजन जुटेगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जुटेगा और हाइड्रोजन क्या होगा हटेगा, जिसको हम क्या कहेंगे डिहाइड्रोजनेशन कहेंगे। जहाँ पर अगर कहीं पर अगर मान लेते हैं कि हाइड्रोजन यानी इलेक्ट्रॉन जुट रहा है तो वहाँ पर क्या होगा
अपकरण होगा, वहाँ पर क्या होगा, अपकरण होगा। और यहाँ से क्या पूछा रहे हैं, ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन जुटेगा, और अपकरण में क्या होगा कि हाइड्रोजन हटेगा। तो यहाँ पर क्या नेक्स्ट में दिया हुआ ऑक्सीजन का लाभ होता है, तो ऑक्सीजन का लाभ यहाँ पर क्या ऑक्सीजन का लाभ होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इस पर यहाँ पर सही होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीकरण प्रक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीकरण का लाभ होता है, ऑक्सीकरण का क्या होगा कि लाभ होगा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इसलिए यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन का कोई मतलब नहीं रहता है, हाइड्रोजन यहाँ पर क्या होगा लाभ होगा, तो ये भी गलत होगा, इलेक्ट्रॉन का लाभ होगा तो इलेक्ट्रॉन का भी लाभ नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन। चलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्लियर हो गया कि ये सही है। सारा ऑप्शन आपको पढ़ने के बाद जो यहाँ पर क्लियर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का लाभ होगा तो हाइड्रोजन का लाभ नहीं होगा, क्योंकि जब ऑक्सीजन जुटेगा तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिक यहाँ से भाग जाएगा, यानी हट जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपका इलेक्ट्रॉन का लाभ, इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की हानि होगी, क्योंकि ऑक्सीजन जब यहाँ पर जुटेगा तो ऑक्सीजन जुटेगा तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, हानि होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको ये बताना हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, मतलब ऑक्सीजन को आप कैसे लिखते हैं, तो कहीं कहीं O लिखते हैं, कहीं O2 लिखते हैं, कहीं O3 लिखते हैं, तो ये क्या एक प्रकार का समस्थानिक है, यानी आप उसको कितने प्रकार से जो है उसको परिभाषित कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी उसको डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही आपको यहाँ पर पूछा है हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो हाइड्रोजन की अगर हम बात करें कितने समस्थानिक होते हैं, इसके 3 समस्थानिक होते हैं, कितने होते हैं 3 इसके समस्थानिक होते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है 30 नंबर में शोषण के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित किस मिश्रण का उपयोग करते हैं, तो यानी कि कहने का मतलब पनडुब्बी होता है वो जब समुद्र के अंदर जाता है तो वहाँ वो किस प्रकार के मिश्रण का उपयोग करते हैं, किस गैस को वो लेकर के जाते हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीजन और हीलियम को लेकर के जाते हैं, किसको ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण को लेकर के जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। बस आज इतना ही लेकर के आए थे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो से जुड़ी नोटिफिकेशन जाए, तो आप आसानी से जो है प्रैक्टिस सेट को कर सके। चैनल को सब्सक्राइब करने इसलिए बोलते ताकि आपको नोटिफिकेशन जाए, सब्सक्राइब करने से नहीं तो आपका कुछ जाएगा और नहीं तो हमको कुछ मिलेगा, इसलिए आप जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे जुड़ी आपको नोटिफिकेशन जाएगा, जिसके कारण आप आसानी से चीज़ों को सीख पाएंगे। तो वीडियो को जो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं अच्छे अच्छे प्रश्न को आपके लिए लेकर के आ सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।